दोस्तों आपका 2 सितंबर को कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे भी पेपर हो चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा में से, आपका हिंदी का हो चुका है, फिजिक्स का पेपर हो चुका है, ओके, अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं वो क्या है, क्वेश्चन बैंक से पूरे रखे मिल रहे हैं। ओके, इसलिए अगर आप क्या है क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं जो स्पेशल त्रैमासिक परीक्षा के लिए जारी हुआ है, तो गारंटी के साथ दोस्तों हम जीव विज्ञान बायोलॉजी के त्रैमासिक पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे। तो जो हमारा बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का लिए जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है, इसका हम क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपकी तरफ से पूरी मेहनत मैं कर रहा हूं, बस केवल आपको वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है और जो ऑब्जेक्ट बताऊं, जो क्वेश्चन आंसर बताते जाऊं, तैयार करते जाइएगा। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले हम बात करते हैं कौन कौन से अध्याय त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। सिलेबस तो मैंने सब बहुत आपको 1-2 महीने पहले ही आपको सब बता दिया था कि क्रम से दोस्तों आपके 4 अध्याय आएंगे। अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य, अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो क्रम से ये 4 अध्याय होंगे। फिर एक सबसे लास्ट अध्याय जो आपका पारितंत्र वाला, वो आपका अध्याय 12 पारितंत्र वाला रहने वाला है। तो टोटल ये आपके 5 अध्याय अभी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ओके, और किनसे कौन कौन आएगा, 2 नंबर का कितना आएगा, 3 नंबर का, वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ दिए हुए। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो अभी हम क्या है वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कराऊंगा। 2 आपकी वीडियो आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हम क्या है वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा अध्याय 1। इसमें दोस्तों हमारा आ जाता है, सबसे पहले सही विकल्प चुनना है। परागकण की बाह्य भित्ति बनती है, तो परागकण की जो बाह्य भित्ति बनती है वो आपकी बनती है स्प्रोलोलेनिन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है, तो कच्चे नारियल का नारियल पानी मुक्त केंद्रीय भ्रूणकोश है। ओके, आगे देख लेते हैं। निषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो निषेचन आवृत बीजी के द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। देखिए, अगर फल बनाता है अंडाशय, फल भित्ति पूछेगा तो अंडाशय भित्ति बनाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जलकुंभी तथा वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक के द्वारा होता है, तो होता है आपके कीट के द्वारा। तो कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकल्पों से द्विगुणक है, तो 6वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी नंबर का युग्मनज। आगे देख लेते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन है जयांक का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बढ़ती काग्र। फिर आपका एल्बुमिनस बीज उदाहरण है, तो एल्बुमिनस बीज उदाहरण है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर का मक्का। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित होता है। अंडाशय के बिना हो तो वो आपका होता है अनिषेचक फलन। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 10वां आ जाता है किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की सबसे बाह्य व सबसे भीतर परत क्रमशः होती है। तो पहले यहाँ सबसे बाह्य है, फिर सबसे भीतर है। तो बाह्य होती है आपकी एपिडर्मिक और आपकी भीतर होती है आपके टेपिटम वाली। तो ये होगा आपका राइट आंसर होगा पर डी नंबर का। ओके, आपका एपिडर्मिक और टेपिटम, क्योंकि आपको क्रम ध्यान रखना, सबसे पहले बाह्य पूछिए फिर भीतरी। तो बाह्य होती है आपकी एपिडर्मिक और भीतरी होती है टेपिटम। नेक्स्ट देखते हैं गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणु में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये आपका 1 हो जाएगी संख्या। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं भ्रूणपोष में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिका है, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिध्रुवीय कोशिका। जैसे बीजाणु विद्विद की मुख्य अवस्था किसमें होती है, 13वें का राइट आंसर आपका बी नंबर का आवृत बीजी में। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, ये पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो राइट आंसर आपका बेलिसिनेरिया। नेक्स्ट है जीनोगेमी एक प्रकार का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक एलोगेमी का है। ओके, फिर 16वां क्वेश्चन आ जाता है गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य होती है, तो हो जाएगा आपके इसका राइट आंसर आपका बीजांड के समतुल्य होती है। परागकण का अध्ययन कहलाता है, तो परागकण का जो अध्ययन हमारा कहलाता है पेलिनोलॉजी कहलाता है। एक समान भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। आगे है वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं, तो वे दोस्तों आपको क्या प्रदर्शित करते हैं, क्लिस्टोगेमी। फिर बीज किससे विकसित होता है, तो बीज जो आपका विकसित होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजांड। आगे देख लेते हैं इसमें हमारा स्क्लूडेटम किसका भाग है, तो इसका राइट आंसर आपका एक बीजपत्री भ्रूण का स्वपरागण की युक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी आपके स्वपरागण की आपकी युक्ति है। ओके, आगे देख लीजिए 23वां हमारा ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है क्रमशः के नामकरण करना कि PQRS का सही नामकक
वाले विकल्प आपको चुनना है। पी है, फिर क्यू आपका दिया हुआ है, आर एस दिया, तो उनका नाम पहले बताना है। जैसे इसमें आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का। ओके, पहला आपका युग्मज है, फिर आपका निलंबन, फिर बीजपत्र, फिर प्रांकुर। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपके 3 अंक की आपके आने वाले रिक्त स्थान। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से आपके 3 नंबर के आपके पेपर में रहेंगे, तो सब अच्छे से आपको पढ़ते जाना है। पहला है सत फल का परिवर्धन से से होता है, तो ज्यादा अंडाशय से होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अंडाशय। नेक्स्ट है आपका प्रांकुर में कॉर्टियोलिस का निर्माण होता है, तो इसका हो जाएगा प्रांकुर चूल। राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर चूल। नेक्स्ट है हमारा एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्र का होता है जिसे डेडेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण पोष आवृत बीजियों में डेडेस गुणित होते हैं, तो राइट आंसर आपका त्रिगुणित होते हैं। कितने गुणित? त्रिगुणित होते हैं। नेक्स्ट एक भ्रूण पोष में समानता पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या डेडेस होती है, तो केंद्रक होते हैं 8। नेक्स्ट जगत में सबसे छोटी व हल्के बीज डेडेस में उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका आर्किड में उत्पन्न होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नागफनी के पुष्प में बीजांड डेडेस प्रकार के होते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है आंट्रोपस प्रकार का। ओके, तो राइट आंसर आ जाए आपका आंट्रोपस। ओके, या फिर दोस्तों आपका देखिए ये लिखना चाहें तो कुंडलित आकार के भी होते हैं, जिसमें बीजांड का प्रकार पूछा जाए तो कुंडलित भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, जैसे बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है अनिषेचन, अनिषेक फलन। नेक्स्ट पराग नलिका की बीजांड द्वार की ओर गति डेडेस कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कैमोट्रोपिड, क्रेमोट्रोपिडम। ओके, कैमोट्रोपिडम। फिर नेक्स्ट टेपिटम डेडेस का को पोषण प्रदान करता है, तो किसको पोषण प्रदान करता है? पराग कण को। ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारे पहले अध्याय के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम सेकंड अध्याय के देख लेते हैं। दूसरा अध्याय देख लेते हैं। इसमें हमारा आ जाते हैं सही विकल्प चुनना है। युग्मज होता है, युग्मज होता है जो आपका द्विगुणित होता है। मानव है, तो मानव क्या सजीव प्रजनक है, क्या है? जन्म, बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे को। जो आपके जो मुर्गी जैसे अंड प्रजनक है, लेकिन आपका जो मानव है वो क्या? सजीव प्रजनक। ओके, नेक्स्ट अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो LH हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो ये अंडोत्सर्ग होता है आपके राइट आंसर आपका 14वें दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं, यानी आपके 100 शुक्राणु से आपके क्या है? 200 शुक्राणु बनेंगे। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है अपरा, अपरा का या प्लेसेंटा भी हम कह सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण की फेलोपियन नली में 8 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अंड जनन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि प्रोस्टेटॉन का स्तर गिर जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीनोपॉज में। तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 होती है। कंप्लीट हो जाता है। बाजते रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। अंडाणु जनन द्वारा अंडाणु जनन से डेडेस अंडाणु और डेडेस ध्रुव कोशिका बनती है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? एक आपका अंडाणु बनता है और 3 दोस्तों आपकी ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। तो कॉपर लुटियम का पीला रंग डेडेस वर्णक के कारण होता है, तो उसका राइट आंसर आपका ल्यूटिन वर्णन के कारण होता है। ऐसे मादा के जो बाह्य जननांग को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? भंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे भग कहते हैं। अगर इंग्लिश में हम कहें तो इंग्लिश में आपको इस प्रकार से अगर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है मानव में डेडेस निषेचन होता है, तो मानव में कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट है भ्रूण और गर्भाशय के बीच की संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को भी हमने देखा क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं आप? प्लेसेंटा लिख सकते हो। भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा मोरूला कहलाती है। हिंदी में लिखना है आपका, तो मोरूला, ये हिंदी में आपको लेना पड़ा है। ओके, फिर सब देख लेते हैं। पहला हमारा वृषण में अंतरालिक कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन का स्राव होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सत्य है।
निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, तो ये भी आपका सत्य है। गर्भाशय में अपरा भ्रूण का पोषण प्रदान करता है, ये भी हम देख चुके, अभी आपके यहाँ बताया, उससे पहले ही बता चुका हूँ। मानव लैंगिक उत्पत्ति वाला जीव है, हाँ तो लैंगिक उत्पत्ति होती है मानव की, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। शुक्राणु का संग्रह शुक्राशय में होता है, ये आपका दोस्तों असत्य होने वाला है, ओके, ये असत्य है। बाकी फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी का भाग है। अब देखिए अंडवाहिनी को ही क्या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वही बात हो जाती है, ओके, तो उसका भाग तो होगा ही, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ओके। इसमें ये आपका छठवां वाला असत्य, बाकी आपके सब सत्य रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अध्याय 3 के, ओके। अध्याय 3 हमारा जनन स्वास्थ्य। इसमें पहला हमारा सिफिलिस एक डेडस जनित रोग संचारित रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। एड्स बीमारी में HIV डेडस कोशिकाओं को नष्ट करता है, तुम्हारी जो प्रतिरक्षा कोशिका हैं उन्हें नष्ट करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सन डेडस में शुरू हुआ, तो कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट है जनसंख्या पर निबंध के द्वारा लिखा गया, तो हो जाएगा आपका थॉमस, ये जनसंख्या का सिद्धांत मैंने दिया था माल्थस, थॉमस माल्थस। नेक्स्ट है पुरुषों में शुक्र वाहिनी बंधकरण को डेडस कहते हैं, तो हम कहते हैं बैक्सोटोमी, बैक्सोटोमी। इसके बाद नेक्स्ट है मानव जनसंख्या की जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स या जैविक सूचकांक, जैविक सूचकांक, जैविक इंडेक्स, ओके। कंप्लीट हो जाता है, सत्ता आ जाते हैं, इन्हें देख लेते हैं। पहला है गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, सत्य हो जाएगा। सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके। जैसे एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गर्भधारण तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है, तो ये आपका सत्य है, वह उपस्थित होता है, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। नेक्स्ट है गर्भावस्था में अनुवांशिक विकारों का पता लगाने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो एमनियो सेंसिटिव, ओके, लिखना है आपको एमनियो जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा IUD का पूरा नाम है, तो IUD का पूरा नाम है इंट्रायूरेटेड डिवाइसेस। नेक्स्ट है जनन क्षमता में कमी होना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपका बांझपन या बंधता। इसके बाद नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मातृ मृत्यु दर में आपका क्या आ जाएगा कि उन माताओं की संख्या है, मैं आपको बोलते जा रहा हूं तो आपको यहाँ लिख लेना है, ओके। तो उन माताओं की संख्या है जो गर्भ अवस्था के दौरान या गर्भावस्था के समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों के कारण 1 लाख जीवित जन्मों में जो जिनकी मृत्यु हो जाती है वो आपकी होगी मातृ मृत्यु दर। क्या बताया जा रहा है कि इस 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनकी 1 लाख बच्चों में से कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है जन्म देते समय, ओके, तो वो आपकी मातृ मृत्यु दर में आ रहा है। क्लियर है? तो एक बार और बोल दे रहा हूं कि उन माताओं की संख्या जो गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों के प्रति क्या है? 1 लाख जीवितों में से कितने की मृत्यु हो रही है, तो आपकी मातृ मृत्यु दर। जैसे IVF उपचार से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का आपको नाम बताना, तो प्रथम शिशु कौन था? तो लुइस ब्राउन। फिर जिप्ट का पूरा नाम बताना इंपॉर्टेंट है आपका, तो जिप्ट का पूरा नाम आपको मैं लिख देता हूं। जिप्ट का पूरा नाम हो जाएगा आपका जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यौन संचारित रोगों को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? लिखिए, तो हम कहते हैं STD कहते हैं, ओके,
तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 कि मैंने आपको दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब अध्याय 4 रह जाता है, फिर आपका अध्याय 12 है, मतलब 2 अध्याय आपके रह जाते हैं। तो सेकंड वीडियो में उनके भी ऑब्जेक्ट आपको कवर करा दूंगा। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।